नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह हमारी उत्तराखंड इतिहास सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड का जो इतिहास है विस्तृत पूर्वक इसमें अध्ययन कर रहे हैं। और इस क्रम में हमने उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से लेकर यानी जो उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल है उसके बाद हमने अद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जाना और उसके बाद हमने ऐतिहासिक काल प्रारंभ किया था। तो जिसमें हमने उत्तराखंड के जो प्रथम यहाँ पर राजनीतिक इकाई थी जिसमें कुनिंद वंश हो गए और उस समय यानी उस टाइम पीरियड में जितने भी अन्य छोटे राजवंश थे या जिनकी जानकारी हमारे उत्तराखंड के इतिहास में मौजूद है और विभिन्न ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है या पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, तो उन सभी के बारे में चर्चा की। और उसके बाद हमने उत्तराखंड का जो प्राचीन काल है उसके बाद मध्यकाल है। तो जब हम उत्तराखंड के मध्यकाल में आए तो उसके बाद सबसे पहले हमने उत्तराखंड के जो गढ़वाल क्षेत्र में स्थित पंवार या परमार वंश है तो उसके बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पंवार राजवंश में शासक हुए तो उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे जो यह वीडियो है तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे फतेहपद शाह के बारे में। और इससे पहले हमने पृथ्वीपति शाह तक पढ़ लिया है, यानी जो 1664 से पहले यहाँ पर पृथ्वीपति शाह का शासन रहता है 1634 से कर्णावती का काल, और यानी शासक पृथ्वीपति शाह रहता है। और 1640 में यहाँ पर पृथ्वीपति शाह स्वयं जो राजभार है वह अधिग्रहण कर लेता है। तो इसके पहले हमने उत्तराखंड का जो इतिहास है तो वो हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो इससे पहले अगर आपको उत्तराखंड का इतिहास डिटेल में पढ़ना है तो आप इस प्रारंभ से शुरू कर सकते हैं। तो आइए आज चर्चा करते हैं फतेहपद शाह के टाइम पीरियड के बारे में और यहाँ पर हमारे जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं, उन सभी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर ये फतेहपद शाह का टाइम पीरियड है 1664 से 1716। और यहाँ पर जो ये टाइम पीरियड है फतेहपद शाह का यानी 1664 से, तो ये थोड़ा यहाँ पर विवादित है। कई इतिहासकार 1667 से स्वीकार करते हैं और कई 1664 से। तो यहाँ पर शासनकाल है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये हमने जो अधिकतर इतिहासकार स्वीकार करते हैं उसके अनुसार लिया है। तो यहाँ पर आपको अगर एग्ज़ाम में 1664 या 1667 दिखाता है तो वो फिर जो ऑप्शन होंगे उनके अनुसार आपको देखना पड़ेगा। तो पंवार वंश शासक है फतेहपद शाह। और यह जो हमारी वीडियो है तो यह 2 भागों में आएगी। तो इसका एक भाग 1 है, इसके बाद भाग 2 आएगा। तो सबसे पहले हम राज्यरोहण की बात करें तो यहाँ पर पंवार वंशावलियों के अनुसार तो राज्यरोहण की बात करें यानी शासक बनने की बात करें फतेहपद शाह की, तो पंवार वंश के अनुसार यहाँ पर पंवार वंशावलियों के अनुसार 49वां शासक है। तो 49वां शासक रहते हैं फतेहपति शाह। और इससे पहले पृथ्वीपद शाह शासक रहते हैं और यह पृथ्वीपद शाह के पौत्र रहते हैं जिन्होंने अपने जीवित अवस्था में फतेहपति को यहाँ पर 1664 में शासक बना दिया था। 1664 में यहाँ पर फतेहपति को शासक बना दिया था। और इसका जो प्रमाण है तो मांगसिर दानपत्र है 1667 का। तो इसमें यहाँ पर उद्धृत मिलता है या इसका वर्णन मिलता है, इसकी जानकारी मिलती है। तो 1667 यह पृथ्वीपद शाह का जो दान पत्र है तो पृथ्वीपद शाह के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पर पृथ्वीपद शाह जीवित रहते हैं 1667 तक, लेकिन उससे पहले ही वह फतेहपति को शासक बना देते हैं या शासनभार सौंप देते हैं और स्वयं उनके संरक्षक बन जाते हैं। तो कहा जाता है कि राज्याभिषेक के समय यहाँ पर जो फतेहपत रहते हैं वह अल्पवयस्क रहते हैं, उनकी उम्र कुल यहाँ पर 9 वर्ष की रहती है। तो 9 वर्ष में ही उनका राज्यरोहण हो जाता है और वो गढ़वाल के शासक बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा मूलाराम और शिव प्रसाद डबराल जी हैं। तो यहाँ पर जिनको चारण भी कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल, तो इनके द्वारा यहाँ पर पृथ्वीपद शाह के बाद यहाँ पर मेदिनी शाह द्वारा शासन करने का जिक्र मिलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पृथ्वीपद शाह का टाइम पीरियड है तो माना जाता है कि जब इससे पहले हमने पृथ्वीपद शाह के शासनकाल के बारे में पढ़ा तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर शाहजहाँ के काल में भी आक्रमण होते हैं, औरंगजेब के द्वारा भी यहाँ पर कई आक्रमण किए जाते हैं और सभी विफल होते हैं। कारण क्या था? जो सुलेमान सिको आते हैं यहाँ पर उसको पृथ्वीपद शाह के द्वारा शरण देना था। तो यानी लगातार बाहर से हमला होता रहता है। तो यहाँ पर जब पृथ्वीपद शाह के जो पुत्र रहते हैं मेदिनी शाह, और ये फतेहपद शाह के पिताजी भी हैं, तो यहाँ पर मेदिनी शाह के द्वारा जो सुलेमान सिको है तो उसको यहाँ पर औरंगजेब को सौंप दिया जाता है। तो यहाँ पर जब
सुलेमान सिकोह को औरंगजेब को सौंप दिया जाता है, तो यहाँ पर पृथ्वीपत शाह यहाँ पर नाराज हो जाते हैं और उसे देश निकाले की सजा दे देते हैं, यानी राज्य से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर मेदिनी शाह चले जाते हैं औरंगजेब के दरबार में, और जहाँ तक यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं कि वह औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, और 1662 में उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जिसका एक पत्र औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर पृथ्वीपत शाह को भेजा जाता है, सूचना दी जाती है, और वह अभी भी उत्तर प्रदेश कारागार विभाग में मौजूद है। तो इस प्रकार के कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। तो अलग अलग इतिहासकार कुछ इसको स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन संभवतः इससे अनुमान लगाया जाता है कि मेदिनी शाह गढ़वाल के शासक नहीं बने थे। कई यहाँ पर जो इतिहासकार हैं वह इसको शासक के रूप में दिखाते हैं, लेकिन जब इस प्रकार का जो घटनाक्रम है और ये जो पत्र है यहाँ पर औरंगजेब द्वारा भेजा गया, तो इसकी जब पुष्टि होती है तो पृथ्वीपत शाह के बाद यहाँ पर फतेहपत शाह के शासक बनने में अधिकतर जो इतिहासकार हैं तो वह स्वीकार करते हैं कि पृथ्वीपत के बाद फतेहपत शासक बना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मूलाराम और शिव प्रसाद डबरा, जिनको चारण भी कहा जाता है, यह पृथ्वीपत शाह के बाद मेदिनी शाह को स्वीकार करते हैं कि मेदिनी शाह यहाँ पर गढ़वाल में शासक बना था। तो जो यह घटनाक्रम है, तो माना जाता है कि पृथ्वीपत शाह के बाद यहाँ पर मेदिनी शाह के द्वारा पूरा राज्यभार छीन लिया जाता है या खुद के कंट्रोल में ले लिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर मेदिनी शाह शासक बन जाते हैं। तो इस प्रकार का कुछ घटनाक्रम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर शुरू होता है फतेहपत शाह का काल। तो सबसे पहले यहाँ पर संरक्षण काल है, यानी हम मान के चल रहे हैं कि 1664 में यहाँ पर मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई, और फतेहपत को यहाँ पर पृथ्वीपत शाह के द्वारा 1664 में यहाँ पर शासक बना दिया जाता है, और 1667 तक यहाँ पर पृथ्वीपत शाह उसका संरक्षण करते हैं। और 1667 के बाद यहाँ पर महारानी कटौची, यानी जो पृथ्वीपत शाह की पत्नी रहती हैं राजमाता कटौची का संरक्षण काल होता है। और राजमाता संरक्षण जो कटौची है, तो उनके संरक्षण काल में या उनके संरक्षण में ही यहाँ पर फतेहपत शाह शासन करते हैं। तो यहाँ पर 1667 के बाद शासन की बागडोर महारानी कटौची के हाथ में चली जाती है, जो कि कांगड़ा शासक की पुत्री होती हैं। और राजमाता के संरक्षण काल में यहाँ पर अब दो नाम हमें देखने को मिलते हैं कि उनके भाई रहते हैं, जिसमें पंच भाई का नाम आता है। तो हरक सिंह या सादर सिंह कठोच या कठैत के पुत्रों के द्वारा यहाँ पर शासन में आकर अत्याचार किया जाता है। तो यानी जो कांगड़ा शासक हैं, तो कांगड़ा के ही यहाँ पर हरक सिंह या सादर सिंह कठैत दोनों नाम आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो पंच भाइयों का के द्वारा यहाँ पर शासन जो संरक्षण काल था महारानी कटौची का, तो वहाँ पर आकर यहाँ पर जो गढ़वाल की भोली भाली जनता है, तो उस पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं और बहुत अत्यधिक अत्याचार किए जाते हैं। तो यानी वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, हरक सिंह रावत या सादर सिंह कटौच या कठैत, तो ये शासन में आ जाते हैं और विभिन्न प्रकार के कर लगाना, लोगों को प्रताड़ित करना और सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इसको यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास में कठौत या कटौच गर्दे भी कहा जाता है। जो ये विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं, लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका भी यहाँ पर कुछ इतिहासकार यहाँ पर इसे प्रदीप शाह के शासनकाल की घटना बताते हैं और कुछ फतेहपत शाह के काल की। तो यहाँ पर तो यह जो कटौच या कठैत गर्दी है, तो इससे यहाँ पर संपूर्ण हमारा जो गढ़वाल क्षेत्र है वह त्रस्त होता है और शासन प्रशासन में भी जितने भी अधिकारी होते हैं, लोग होते हैं, तो उनका भी यहाँ पर शोषण होता है। तो वो भी इससे काफ़ी त्रस्त रहते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यह जो कठैत गर्दी थी, तो इसमें यहाँ पर उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जनता पर अत्याचार किए जाते हैं, जनता पर बेतरतीब कर लगाए जाते हैं, और जिसमें चूलकर घर में जितनी चूल्हे होंगे उतने यहाँ पर कर देने पड़ेंगे। तो सोचो यहाँ पर इस प्रकार के कर इन्होंने लगाए। दूसरा स्योंदा सूपा कर, कि परिवार में जितनी महिलाएं होंगी उतना कर देना पड़ेगा। तो उत्तराखंड के इतिहास में इसको कठैत या कटौच गर्दी के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जब यहाँ पर जो शासन के अधिकारी रहते हैं उनको भी यहाँ पर परेशान किया जाता है, उनका भी शोषण होता है और सामान्य जनता का तो होता ही है। तो यहाँ पर जो प्रशासन है वह भी परेशान हो जाता है और साथ में यहाँ पर जनता भी त्रस्त हो जाती है। तो जनता फिर इसके बाद यहाँ पर इन जो पंच भाई हैं तो उनके खिलाफ यहाँ पर विद्रोह होता है और उसके बाद यहाँ पर जो पंच भाई हैं इनकी कठैतों की हत्या कर दी जाती है और उनका स्मारक बना दिया जाता है। तो यहाँ पर अत्याचार से जनता
परेशान होकर विद्रोह करती है और इनके एक मंत्री रहते हैं यहाँ पर। प्रतिपद शाह के काल में भी मंत्री रहते हैं और फतेहपद शाह के काल में मंत्री रहते हैं पुरिया नैथानी। तो पुरिया नैथानी और उनके जो सहयोगी कुछ मंत्री रहते हैं, कुछ अन्य रहते हैं, तो उनके सहयोगी के द्वारा यहाँ पर जो ये पंच भाई हैं, तो पंच भाई कठेतों की हत्या कर दी जाती है। और जहाँ पर हत्या की जाती है वहाँ पंच भैया खाल के नाम से जाना जाता है, जो कि पौड़ी में स्थित है, और वहाँ उनका एक स्मारक बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो पंच भाई हैं यानी जो कठैत गर्दी है, तो उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है पुरिया नैथानी के द्वारा और उनके सहयोगी के द्वारा। अब इसके बाद यहाँ पर फतेहपद के समकालीन शासकों व परिस्थिति, यानी फतेहपद शाह यहाँ पर शासक बन जाते हैं, शासन भार स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद हम अब प्रारंभिक स्थिति देखेंगे कि प्रारंभिक स्थिति क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा इस मानचित्र को समझ लेते हैं कि वर्तमान में फतेहपद शाह के समकालीन उस समय की परिस्थिति क्या क्या थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा उत्तराखंड है और गढ़वाल में हमारा फतेहपद यानी पंवार वंश शासन कर रहे हैं 1664 में 1716 तक। तो श्रीनगर में राजधानी रहती है। उसके अलावा अगर हम पूर्व में बात करें तो चंद वंश है, अल्मोड़ा में स्थित है। और इनके समकालीन जो शासकों की बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से इसके समकालीन कौन सा है या कौन सा शासक नहीं है। तो यहाँ पर बाज बहादुर चंद 1638 से 78, उद्योग चंद 1678 से 98, ज्ञानचंद सेकंड 1698 से 1708 और जगत चंद हैं 1708 से 1720 तक। तो चार यहाँ पर शासक फतेहपद शाह के समकालीन हैं। और मुगल वंश में बात करें तो यहाँ पर औरंगजेब 1659 से 1707 तक यहाँ पर औरंगजेब शासन करते हैं। तो मुगल वंश में दिल्ली में है यहाँ पर औरंगजेब। और इसके अलावा जो यहाँ पर हमारा पश्चिमी राज्य है सिरमौर, तो सिरमौर यानी हिमाचल के क्षेत्र में यहाँ पर रुद्र प्रकाश नामक यहाँ पर शासक शासन कर रहे होते हैं। तो ये पंवार वंश में जब फतेहपद शासन करते हैं तो ये प्रारंभिक परिस्थिति रहती है फतेहपद के काल की। तो पूर्व में चंद वंश है, पश्चिम में यहाँ पर सिरमौर शासक है रुद्र प्रकाश, और इधर मुगल वंश में औरंगजेब शासन कर रहे होते हैं। और उससे पहले हम देखते हैं कि शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा लगातार गढ़वाल पर आक्रमण किए जाते हैं। तो इस प्रकार की कुछ परिस्थितियां हैं यहाँ पर फतेहपद शाह के काल में। अब इसके बाद थोड़ा सा पुरिया नैथानी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है, इनके बारे में जानते हैं। तो प्रतिपद शाह व फतेहपद के शासन काल में ये मंत्री रहे हैं। तो प्रतिपद शाह के काल में भी इनके द्वारा सेवाएं दी जाती हैं और फतेहपद के शासन काल में भी। और माना जाता है कि जो पंचभाई कठैत हैं तो उनकी हत्या में इनका बड़ा योगदान रहता है, जनता को मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके अलावा इनको यहाँ पर गढ़वाल का चाणक्य व गढ़ का नाना फडणवीस कहा जाता है। तो ये गढ़वाल के चाणक्य भी कहे जाते हैं, गढ़वाल के नाना फडणवीस भी कहे जाते हैं। तो ये गढ़वाल में काफ़ी प्रसिद्ध रहते हैं और इनको एक चतुर मंत्री के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है जजिया कर को माफ करवाना। तो जजिया कर गैर हिंदुओं पर लगने वाला गैर मुस्लिम पर लगने वाला कर रहता है। तो यहाँ पर यह मुख्यतः मुगल शासनकाल या जो यहाँ पर बाहर से जो शासक आते हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर करवाया जाता है। जो मुस्लिम शासक यहाँ पर शासन करते हैं जजिया कर लगवाया जाता है। तो जजिया कर यहाँ पर जब बाद जो कुमाऊं क्षेत्र है जिसमें चंद वंश शासन कर रहा होता है तो वहाँ पर शासक रहते हैं बाज बहादुर चंद 1638 से 78। तो यहाँ पर बाज बहादुर चंद के द्वारा यहाँ पर वो मुगल शासन से काफ़ी प्रेरित रहते हैं या मुगल शासन से काफ़ी प्रभावित होते हैं, वह मिलने भी जाते हैं। तो इस प्रकार उनके द्वारा यहाँ पर प्रभावित होकर अपने क्षेत्र में या अपने राज्य में चंद वंश में या कुमाऊं के क्षेत्र में जजिया कर को लागू कर दिया जाता है। और जजिया कर यहाँ पर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। औरंगजेब के द्वारा इसे गढ़वाल पर भी लगाने का आदेश दिया जाता है। तो जब पता चलता है कि कुमाऊं में जजिया कर को लागू कर दिया गया तो औरंगजेब कहते हैं कि इसे गढ़वाल में भी लगवाओ। तो यहाँ पर जब गढ़वाल में लगाने का आदेश दिया जाता है तो इसको यहाँ पर माफ़ करवाने के लिए यहाँ से भेजा जाता है पुरिया नैथानी को। तो गढ़वाल के चाणक्य और गढ़वाल के नाना फडणवीस जाते हैं यहाँ पर औरंगजेब के दरबार में और कहते हैं, यहाँ पर कुछ कहानी इस प्रकार की है कि कहते हैं वो औरंगजेब से कहते हैं कि हम काफ़ी गरीब लोग हैं, हमारी जनता बहुत गरीब है, हम सालू मालू के पत्तों पर यहाँ पर खाना खाते हैं। और जब औरंगजेब उन्होंने अब सोशल मीडिया और इस प्रकार का ज़माना तो था नहीं कि फ़ोन पे ही देख ले कि किस प्रकार कैसे वहाँ के लोग हैं। तो होता क्या था, तो औरंगजेब जब यहाँ पर अपने कुछ खास लोगों को भेजते हैं कि जाओ पता करो कि यह बात सत्य है कि नहीं है, तो कहते हैं उससे पहले पुरिया नैथानी यहाँ संदेश भिजवा देते हैं
और यहाँ पर जो आम जनता है या शासन दरबार है तो उसमें जो बर्तन होते हैं खाने पीने के, तो उनकी जगह यहाँ पर पत्तों का उपयोग किया जाता है। तो जो वहाँ पर लोग आते हैं वह देखते हैं कि रियल में यहाँ पर लोग पत्तों में खाना पीना खा रहे हैं, यहाँ की जनता गरीब है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो जजिया कर है तो वह किसी भी प्रकार से पुरिया नैथानी के द्वारा अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से माफ करवा दिया जाता है और गढ़वाल पर जजिया कर लागू नहीं करवाया जाता है। तो इसके कारण इनको गढ़वाल का चाणक्य व गढ़वाल का नाना फडणवीस के नाम से जाना जाता है और इनको चतुर मंत्री के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद फतेहपत शाह का शासनकाल, गढ़वाल का स्वर्णकाल। तो फतेहपत शाह का काल पंवार वंश का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, गढ़वाल का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। और इनके टाइम पीरियड में माना जाता था कि इनके काल में घरों में ताले तक नहीं लगाए जाते थे, यानी जो आम जनता है तो उनके द्वारा घरों में तालों का प्रयोग नहीं किया जाता था, इतना सुरक्षित माना जाता था और इस प्रकार का गढ़वाल में स्वर्णिम काल जाना जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या क्या है गढ़वाल के स्वर्णिम काल में और किस प्रकार से स्वर्णिम काल की संज्ञा दी जाती है। तो पंवार वंश में फतेहपत के काल को गढ़वाल का स्वर्णिम काल माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस पंवार शासक के काल को यहाँ पर स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर फतेहपत शाह हो जाएगा। इसके बाद इनके दरबार में नवरत्न विराजते थे, यानी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं वह उसके बाद मुगलकालीन अकबर है, तो उनके काल में यहाँ पर दरबार में नवरत्न होते थे, जो प्रमुख यहाँ पर लोग होते थे। तो यहाँ पर दरबार में नवरत्न रखने की जो प्रथा थी, तो इस प्रकार फतेहपत के दरबार में भी नवरत्न विराजते थे, तो इसके कारण ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा एक अष्टकोणी रजत मुद्रा यानी चांदी की मुद्रा जारी की जाती है 8 कोने वाली, और 1700 ईस्वी में इसको प्रचलित किया जाता है या इसको बनाया जाता है, इसका प्रचलन देखने को मिलता है। शासक की सांस्कृतिक रुचि का यह जीवित प्रमाण है। तो यह अष्टकोणीय रजत मुद्रा है, तो यहाँ पर शासक की जो सांस्कृतिक रुचि है तो उसका जीवित प्रमाण हमें इससे देखने को मिलता है। और इसमें समुद्रगुप्त की तरह छंदबंद मुद्रा लेख है इसमें, तो इसमें एक छंद से बंधा हुआ एक मुद्रा लेख लिखा हुआ है समुद्रगुप्त की तरह, और इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो फतेहपत शाह था तो उनकी सांस्कृतिक रुचि यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यह अष्टकोणीय रजत मुद्रा फतेहपत शाह के द्वारा जारी की जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर इनके जो नवरत्न हैं, दरबार में नवरत्न हैं, जिसमें सुरेशानंद बर्थवाल, रेवत राम धस्माना, रुद्रदत्त की मोटी, हरिदत्त नौटियाल, वाशवानंद भोगड़ा, सहदेव चंदोला, शशिधर डंगवाल, हरिदत्त थपलियाल और कीर्तिराम कंठोला। तो ये 9 इनके नवरत्न हैं जो कि यहाँ पर अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की तरह इनके दरबार में रहते थे। इसके अलावा इनके काल में सबसे अधिक यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व के अनेक ग्रंथों की रचना की जाती है। तो यहाँ पर इनका जो काल है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, विद्या अनुरोगी काल है, और यहाँ पर विभिन्न विद्वान यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र के ही नहीं बल्कि बाहर से भी इनके राज दरबार में आते हैं, शरण लेते हैं और विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना करते हैं। तो यह विद्या अनुरागी शासक हैं और ऐतिहासिक महत्व के अनेक ग्रंथों की रचना इसमें होती है। और इस कालखंड को यहाँ पर अगर हम साहित्यिक पक्ष की दृष्टि से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर शासक हैं जो वो हैं रचनाकार हैं या कवि हैं जो कि इनके उसमें आते हैं, दरबार में आते हैं, तो उनका नाम है जटाधर मिश्र या जटाशंकर या इनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तो फतेहपत शाह कर्ण ग्रंथ या जटाधरी इनके द्वारा रचना की जाती है। तो फतेहपत शाह कर्ण ग्रंथ या जटाधरी के नाम से इनके द्वारा यहाँ पर ग्रंथ लिखा जाता है। 1704 में इसकी रचना होती है। संस्कृत भाषा का यह ग्रंथ है और पंडित चक्रधर शास्त्री देवप्रयाग के वेधशाला पुस्तकालय में यह मौजूद मिलता है। तो यहाँ पर जटाधर मिश्र या जटाशंकर या नीलकंठ तो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ या जटाधरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरे जो कवि हैं सुखदेव मिश्र, तो सुखदेव मिश्र यहाँ पर वृत्त विचार नामक ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है और 1728 के आसपास इसको लिखा जाता है, जो कि शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा माना जाता है। वह इनके कालखंड में इसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सूरबीर सिंह संग्रह नई टिहरी जो कि पुरानी टिहरी में मौजूद था, तो सूरबीर सिंह संग्रह में यह जो सुखदेव मिश्र का यह वृत्त विचार है तो इसको बताया जाता है, यहाँ पर यह संग्रहित है। इसके बाद नेक्स्ट है मतिराम। तो मतिराम की बात करें, वृत्त कौमुदी या छंदसार पिंगल 1701 में इनके द्वारा लिखा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसमें फतेहपत शाह
के काल में ये गढ़वाल की यात्रा करते हैं। तो ये बाहर से यहाँ आते हैं, गढ़वाल की यात्रा करते हैं। फतेहपुर शाह के यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध शासक रहते हैं, इनके चर्चे बाहर तक होते हैं। तो इस कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विद्वान इनके दरबार में आते हैं। और ये इनके शासनकाल यानी जो वृत्त कौमुदी है, तो इसमें मतीराम के द्वारा शासनकाल को स्वर्णिम काल की संज्ञा दी है। स्वर्णिम काल बताया गया है गढ़वाल और पंवारों का। वृत्त कौमुदी ग्रंथ में फतेहपत की समानता की जाती है शिवाजी की तरह दानदाता शासक के रूप में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है कि वृत्त कौमुदी यानी जो मतीराम के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है वृत्त कौमुदी या छंदसार पिंगल, तो इसमें शिवाजी की तरह यहाँ पर दानदाता बताया गया है। किसको? यहाँ पर फतेहपत शाह को, यानी जो गढ़ शासक हैं तो उनको यहाँ पर छत्रपति शिवाजी की तरह एक दानदाता शासक के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा इनका रसराज ग्रंथ है जो कि मूलाराम के पिता रहते हैं मंगतराम, तो मंगतराम को समर्पित है इनका रसराज ग्रंथ। अब इसके बाद नेक्स्ट कवि हैं रतन कवि या क्षेमराज। तो रतन कवि की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा फतेह प्रकाश या फतेह भूषण नामक ग्रंथ की रचना की जाती है। तो फतेह प्रकाश या फतेह भूषण नामक ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की जाती है। और इस ग्रंथ में ये गढ़ शासक यानी फतेहपति की काफ़ी प्रशंसा करते हैं, जिसमें हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर और उद्दंडों को दंड देने वाला कहा गया है। तो फतेह प्रकाश या फतेह भूषण जो रचना है रतन कवि के द्वारा लिखी गई है। और इसमें क्या कहा गया है? हिंदुओं का रक्षक कहा गया है फतेहपति शाह को, सील का सागर कहा गया है और उद्दंडों को दंड देने वाला शासक बताया है फतेहपति शाह को। और इसके अलावा मनोहरी गढ़ का तुर्रासा भी कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मनोहरी गढ़ का तुर्रासा कहा गया रतन कवि के फतेह प्रकाश या फतेह भूषण नामक ग्रंथ में। इसके बाद हमारे अगले कवि हैं रामचंद्र कंडियाल। तो रामचंद्र कंडियाल के द्वारा फतेह शाह यशोवर्णन नामक ग्रंथ की रचना की गई है। तो फतेह शाह यशोवर्णन नामक ग्रंथ की रचना रामचंद्र कंडियाल के द्वारा फतेहपत शाह के काल में की जाती है, जो कि फतेहपत शाह को समर्पित है। और इसमें भी फतेहपत शाह की काफ़ी प्रशंसा की गई है। इसके बाद है कवि भूषण। तो कवि भूषण की बात करें तो इनके द्वारा शिवराज भूषण नामक ग्रंथ की रचना की गई है। और इस ग्रंथ में यहाँ पर जो कवि हैं भूषण, तो इनके द्वारा कुमाऊं व गढ़वाल आने का उल्लेख मिलता है, यानी उसकी जानकारी हमें शिवराज भूषण नामक ग्रंथ से मिलती है। कवि ने यहाँ पर जो इनके नवरत्न रहते हैं फतेहपति शाह के, तो उनको यहाँ पर श्रेष्ठ बताया है। तो उनकी तारीफ की है, उनको श्रेष्ठ बताया है। और इसके अलावा फतेहपति की ख्याति सुन यहाँ पर कवि भूषण, मतीराम, जटाधर मिश्र आदि विद्वानों के द्वारा यहाँ पर गढ़ राज्य की यात्रा की जाती है। और काफ़ी समय तक ये श्रीनगर के राज दरबार में निवास करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पर कवि हैं और उनके ग्रंथ हैं। अब इसके बाद यहाँ पर दरबारी चित्रकारों की बात करें तो यानी जो फतेहपति शाह का शासनकाल है तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे हम ऐतिहासिक दृष्टि से बोलें या सांस्कृतिक पक्ष से बोलें या ग्रंथों के दृष्टि से बोलें, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दरबारी चित्रकार, इनके जो राज्य चित्रकार हैं तो मंगतराम तोमर यानी जो मूलाराम के पिता रहते हैं, जो सुलेमान सिकों के साथ आए थे, तो यहाँ पर उनके वंशजों मंगतराम तोमर को यहाँ पर क्या करते हैं? राज्य चित्रकार घोषित करते हैं, जो कि मूलाराम के पिता हैं। इसके अलावा दरबारी चित्रकार श्यामदास व केहरदास उनके दरबारी चित्रकार रहते हैं, अन्य चित्रकार यानी दरबार में मौजूद रहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर फतेहपति अनुयायी, तो उनके धर्म की बात करें, वह कौन से धर्म को मानने वाले थे या कौन से पंथ को मानने वाले थे? तो यह फतेहपति नाथ पंथ के अनुयायी थे। तो फतेहपति यहाँ पर नाथ पंथ को मानने वाले थे और श्रीनगर की गोरखनाथ गुफा से यहाँ पर फतेहपति के नाथ पंथ होने के यहाँ पर कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1667 का ताम्रपत्र है 1715 में निर्गत उनके जो शासनादेश हैं उससे भी यहाँ पर फतेहपति के यहाँ पर नाथ पंथ के अनुयायी होने की जानकारी मिलती है। और यह जो ताम्रपत्र है तो बालकनाथ जोगी या बालनाथ से संबंधित है, जो कि फतेहपति के द्वारा ही जारी करवाए गए थे। तो यहाँ पर इन सबसे यहाँ पर फतेहपति के नाथ पंथ से संबंधित होने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अन्य घटना होती है कि गुरु राम राय यहाँ पर देहरादून में आते हैं और यह भी फतेहपति के शासनकाल में आते हैं। तो यहाँ पर सिखों के 7वें गुरु रहते हैं गुरु हर राय। तो सिखों के 7वें गुरु रहते हैं गुरु हर राय और इनके 2 पुत्र रहते हैं हरकिशन और गुरु राम राय। और गुरु राम राय मुख्यतः प्रारंभ से ही जो औरंगजेब शासक है तो उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो भाई से विवाद के कारण दोनों भाइयों का आपस में विवाद होता है और भाई से विवाद के कारण गुरु राम राय यहाँ पर 1676 ईस्वी में देहरादून आ जाते हैं। तो 1675 में ये वहाँ से चलते हैं और 1676 में देहरादून आ जाते हैं।
और जब देहरादून आते हैं तो पंवार शासक को पता चलता है, तो उनके द्वारा यहाँ पर पंवार शासक यानी फतेहपति के द्वारा उनको सम्मान दिया जाता है और साथ ही गुरुद्वारा निर्माण करने की अनुमति दी जाती है देहरादून में। इसके अलावा उनको गुरुद्वारे के लिए आय हेतु इनकम के लिए 3 गांव दान भी दिए जाते हैं। तो ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रदीप शाह का टाइम पीरियड आता है तो वो 4 गांव उनको और दान में देते हैं। तो यहाँ पर खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी, तो ये 3 प्रमुख जो गांव हैं तो यह गुरुद्वारे को समर्पित कर देते हैं उनकी आय हेतु। तो यह फतेहपति शाह के द्वारा दिया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर गुरु राम राय की पत्नी रहती है पंजाब कौर, तो उनके द्वारा यहाँ पर महंत या चेला प्रथा प्रारंभ की जाती है और प्रथम महंत यहाँ पर गुरु औदास हैं। तो प्रथम महंत गुरु औदास और पंजाब कौर के द्वारा यह जो महंत या चेला प्रथा जो अब हमें देखने को मिलती है तो ये उनके पत्नी के द्वारा प्रारंभ की जाती है। इसके अलावा जो इनका SGRR एजुकेशन मिशन है 1952 में बनाया जाता है और महंत इंद्रेश दास द्वारा उसकी स्थापना की जाती है। तो SGRR जो हमें स्कूल दिखता है, स्कूल देहरादून और उसके अलावा गढ़वाल या कुमाऊं के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो यह जो एजुकेशन मिशन है तो यह 1952 में इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा 1699 में यहाँ पर देहरादून में प्रसिद्ध झंडा मेला, तो झंडे मेले का प्रारंभ भी 1699 में इनके द्वारा किया जाता है। और इसके साथ ही 2002 ईस्वी में महंत देवेंद्र दास द्वारा इंद्रेश हॉस्पिटल जो कि पटेल नगर देहरादून में स्थित है तो इसकी स्थापना की जाती है। इसके अलावा एक मान्यता है कि गुरु राम राय द्वारा यहाँ पर देहरादून में आकर डेरा डाला गया और डेरा डालकर रहने के कारण ही इसका नाम पहले देहरादून हो गया और उसके बाद यह धीरे धीरे आगे चलकर फिर डेरा का यहाँ पर देहरादून हो जाता है। तो ये मान्यता है इनके देहरादून के नामकरण के पीछे। इसके अलावा यहाँ पर जो इनके द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार फतेहपति शाह एक कला प्रेमी, विद्यानुरागी तथा विद्वानों को शरण देने वाला शासक था और इस कारण इसको यहाँ पर गढ़वाल का स्वर्णिम काल की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर विभिन्न जो विद्वान हैं तो वह गढ़वाल का जो पंवार वंश है तो इसका स्वर्णिम काल फतेहपति शाह के काल को मानते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है तो वह हम भाग 2 में देखेंगे। जितने भी अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो प्रमुख कुमाऊं के साथ युद्ध होते हैं या अन्य जो घटनाएं हैं तो वह सभी हम दूसरे भाग में देखेंगे। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।